गुड मॉर्निंग 9 क्लास। आज हमारा टॉपिक है अपवाह। चैप्टर 3। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, या इसका मतलब है जो जल होता है उसका नदियों, नालों एवं जल धाराओं के रूप में बहना अपवाह कहलाता है। या कहेंगे कि जल का नदियों, नालों एवं जल धाराओं के रूप में बहना। तो क्लियर हो गया कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है और जल का नदियों एवं जल धाराओं के रूप में बहना, ये क्या है आपका अपवाह कहलाता है। तो अब बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र की। भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, और ये जो दो मुख्य नदियां हैं, यह है, पहला है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। तो डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखेंगे जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। ये जो नदियां हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है आपका हिमालय की नदियां और दूसरा भाग है आपका प्रायद्वीपीय नदियां। तो दो प्रकार की नदियां होती हैं। एक तो हिमालय की नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, अंडरस्टूड है। जो नदियां हिमालय से निकलेंगी उनको हमने क्या कहा, हिमालय की नदियां। और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियां। इससे पहले लेसन में हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जो नीचे का हिस्सा होता है भारत का, इसके अंडर में जितनी भी नदियां बहती हैं इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। जो भारत का नीचे का हिस्सा है और उस हिस्से में जितनी भी नदियां बहती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। और उत्तर साइड में जो हमारा हिमालय है, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उसे हम कहते हैं हिमालय नदियां। अब हम दोनों नदियों की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें जो हम विशेषताएं पढ़ेंगे उनको आपको याद भी करते जाना है, ताकि ये आपके आगे काम आए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय नदियों की विशेषताएं, या हिमालय की नदियां, हिमालय नदी की विशेषताएं। पहला पॉइंट है, हिमालय की अधिकतम नदियां बारहमासी होती हैं। इसका मतलब है कि जो भी नदी हिमालय से निकलती हैं, ये हमारे समझ में आ रहा है कि जो हिमालय की जो अधिकतर जो नदियां होती हैं वो क्या होती है, बारहमासी होती है। इसका मतलब है कि जो भी नदी हिमालय से निकलती है, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या हैं, बारहमासी होती है। मीन्स पूरा साल इनमें पानी रहता है और हमेशा बहाव बना रहता है और ये कभी सूखती नहीं है। इनमें वर्षा के अतिरिक्त जो ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है, इसलिए कि 12 के 12 महीने बहती रहती हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, ये जो दो नदियां हैं ये हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि जो हिमालय है उसका जो उत्तर साइड का भाग है वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। तो ये जो हमारी दो नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं, हिमालय, जो मुख्य नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती हैं। तो ये हमें समझ में आए। ये जो हिमालय की नदियां होती हैं, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। जो इन नदियों ने ही क्या है, पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाया गया है कि नदियों ने किस तरीके से काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है, और ये हमारी हिमालय की नदियां हैं। तो हिमालय की नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं और अपने साथ क्या करती हैं, भारी मात्रा में बालू बहाकर लाती हैं। मीन्स बालू मीन्स रेत या जितने अवशेष होते हैं अपने साथ में गाद बहाकर लाती है। और जब ये नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है या समतल इलाकों में पहुंचती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और वो जितना भी अपने साथ बालू, गाद व अवशेष लेकर आती है उनको जाकर वो मैदानी इलाकों में जमा करती है, और धीरे धीरे वो जमा होने लगती है रेत वहाँ पर, जिसको हम कहते हैं निक्षेपण। जब नदियाँ अपने साथ कोई भी चीज़ बहाकर जब उसका जमाव करती है नीचे मैदानी इलाकों में आकर, तो उसको हम कहते हैं निक्षेपण करना। उसको क्या कहा जाता है, निक्षेपण करना कहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि जो ये हिमालय की नदियां हैं किस तरीके से अपने साथ क्या लेके आती हैं,
जो भी बालू गाद वगैरह जो भी लेके आती है, और जब वो धीरे धीरे जब नीचे समतल इलाकों में पहुंचती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो जितना भी अपने साथ जो कुछ भी लेके आती है, जब वो धीरे धीरे वो जमा होने लगती है रेत वहाँ उन इलाकों में, तो उसको हम क्या कहते हैं, निक्षेपण करना कहते हैं। अब ये नदियां अपने मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। जैसा कि आपको चित्र में क्लियर दिखाया गया है कि ये आपकी गोखुर झील है, और इससे पहले हमने बात की थी विसर्प की। तो इस तरीके से ये क्या करती है, इनका निर्माण करती है। तो मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। तो जो गोखुर झील है और विसर्प है, इसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। तो हम समझ गए कि जो हमारी कौन सी नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं, ये क्या करती हैं, ये नदियां अपने मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। इसके अलावा जो गंगा नदी है या जितनी भी नदियां हैं, ये जो हिमालय से निकलती हैं, ये सारी नदियां अंत में जाकर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। अंत में क्या करती हैं, सब जाकर क्या करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण करती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि गोखुर और डेल्टा, ये जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो किस तरीके से इनका निर्माण करती हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं गॉर्ज को। ये पिक्चर जो है ये है आपकी गॉर्ज की। हमने पढ़ा है कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये नदियां अपने मार्ग से बहती हैं ऊपर से नीचे, तो चट्टानों को काटते हुए आती हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया गया है किस तरीके से ये नदियां चट्टानों को काटते हुए नीचे आती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो जब ऐसी आकृति बन जाती है जैसे कि आपको चित्र में दिखाई गई है, तो इसे हम कहते हैं गॉर्ज। इसे क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि गॉर्ज क्या है, चित्र में आपको क्लियरली दिखाया गया है। अब थोड़ा हम विस्तार से बात करते हैं नदी की विभिन्न अवस्थाओं की। ये जो हमें दिखाया गया चित्र में, ये नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये जो चित्र है ये बताता है कि कैसे एक नदी निकलती है और कहाँ जाके ये नदी खत्म होती है, किस तरीके से ये नदी यहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जाके ये खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका नदी का स्रोत। जैसा कि यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है नदी का स्रोत, इसका मतलब है कि जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, यहाँ पर से नदी आपकी स्टार्ट हो रही है बहना। बर्फ पिघलेगी, उसके बाद ये नदी यहाँ से स्टार्ट होगी, मीन्स यहाँ पर जो होगी बर्फ यहाँ से पिघलेगी और फिर यहाँ से ये नदी क्या होगी, बहना स्टार्ट होगी। ये ऊपरी भाग होता है। ये कौन सा भाग है, यहाँ पर दिखाया गया चित्र में, ये आपका ऊपरी भाग होता है। इसके बाद ये अपने मध्य भाग में आती है। जब ये ऊपरी भाग से बहना स्टार्ट करती है तो फिर ये कहाँ पे आती है, मध्य भाग में आती है। तो इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। जब यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ पर मध्य भाग में आने तक इसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ा कम होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम होगी। क्योंकि तब ये क्या करती है, ये एस आकार की आकृति बनती है। यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इस तरीके से एस आकार की आकृति बनती है, जिसे हम कहते हैं विसर्प। जिसे हम क्या कहते हैं, विसर्प। यहाँ पर ये आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपका विसर्प है, जिसे कि क्या कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं विसर्प। नदी अपना थोड़ा सा मार्ग घुमावदार बना लेती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जब ये थोड़ा और नीचे जाती है तो निचले भाग में आती है। फिर जब ये यहाँ से थोड़ा और नीचे जाती है तो कहाँ पे आती है, निचले भाग में आती है। तो इसकी स्पीड थोड़ा और कम हो जाती है। जब ये थोड़ा निचले भाग में आती है तो इसकी स्पीड और कम हो जाती है, और जब स्पीड कम होगी तो ये और ब्रेक लगाएगी और अपने साथ ये जितनी चीज़ें लाएगी उन्हें जमा करती जाएगी। तो फिर
ऐसी झील का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं गोखुर झील। जब चीज़ों को जमा करती जाएगी तो इस तरीके की झील का निर्माण होगा। गाय के गोखुर की तरह इस तरीके की झील का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गोखुर झील। फिर जब ये अपने निचले भाग में बिल्कुल एंड में, यहाँ एंड में जाएगी पे होती है, तब वो बिल्कुल स्लो होती है। जब ये नीचे एंड में पहुंच जाती है तो ये बिल्कुल स्लो होती है। कोई नदी की धारा इधर, कोई उधर, कोई इधर जा रही है, कोई उधर चली जाती है। मीन्स एक नदी 5-6 धाराओं में बढ़ जाती है, 5-6 धाराओं में बढ़ जाती है तो वाई आकार की आकृति बनती है। इसे हम कहते हैं डेल्टा। इसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो ये तो थी नदी की विभिन्न अवस्थाएं, किस तरीके से नदी स्टार्ट होती है और किस तरीके से वो मध्य भाग में पहुंचती है और किस तरीके से निचले भाग में पहुंचती है। और जब ये एंड में पहुंचती है तो क्या होता है, तब वो बिल्कुल स्लो होती है और कोई भी नदी की धारा इधर, कोई उधर चली जाती है और ये 5-6 धाराओं में बढ़ जाती है तो वाई आकार की आकृति बन जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो आपके समझ में ये आ गया होगा। अभी तक हमने डिस्कस करी हिमालय नदियों की विशेषताएं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां आपकी इधर बहती हैं, आपको चित्र बताया गया था। प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है, क्योंकि इनमें जो पानी होता है वो बारिश के कारण होता है। और नदियों में क्या, हिमालय की नदियों में क्या होता है, 12 के 12 महीने पानी होता है। जबकि इसके विपरीत अगर प्रायद्वीपीय नदियों को देखा जाए तो इनमें क्या होता है, ये नदियाँ क्या होती है, मौसमी होती है। और इनमें क्या होता है, इनका बहाव बारिश पर ही निर्भर करता है। हिमालय नदियों की तुलना में इनकी लंबाई कम होती है। जो हिमालय की नदियाँ होती है उनकी से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो वो तो नेचुरल सी बात है, जो हिमालय नदियाँ होती है वो लंबी और लंबी होती है क्योंकि उनमें 12 मासी पानी रहता है, 12 महीने उनमें पानी रहता है। लेकिन ये नदियाँ होती हैं, लेकिन जो ये नदियाँ होती हैं ये बारिश पर निर्भर करती। कौन सी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। और इनकी लंबाई भी कम होती है। ये नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं। जो हमारा भारत का लेफ्ट साइड है, पश्चिम की साइड है, इस साइड में ये नदियाँ ज़्यादातर बहती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ क्या हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो क्या हैं, आपकी मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, यह पश्चिम की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। तो ये तो थी हमारी प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप इसको अच्छे से समझकर याद भी करेंगे।